हाय स्टूडेंट, मैं विमल सिंह नॉलेज ऑफ डिस्कवरी चैनल की ओर से आप सभी स्टूडेंट का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 8 के बच्चे। सब्जेक्ट आपका है मैथ। आज मैथ पढ़ेंगे क्लास 8 के स्टूडेंट। जहाँ कहीं भी हो आ जाओ यूट्यूब पे। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, लेसन है आपका अध्याय 1 और आपका चैप्टर है परमेय संख्या बोले तो रिटेशनल नंबर। इंग्लिश मीडियम वालों को पता होगा रिटेशनल नंबर, हिंदी मीडियम वालों को परमेय संख्या। अब परमेय संख्या के बारे में कुछ जान ले। परमेय संख्या होती क्या है, कैसे समझेंगे, इसके बारे में कैसे जानेंगे, परमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। सिंपल सी बात, परमेय संख्या को हम पहचानते कैसे हैं। तो परमेय संख्या को जैसे बताया कि परमेय संख्या को रिटेशनल नंबर कहते हैं। और उसके बाद मैंने नोट लिखा हुआ है, कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन है, उसको आप जानो, पढ़ो कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q यानी कि बटे के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परमेय क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है, एक नंबर्स हैं, एक सीक्वेंस, यानी कि ABCD कुछ भी आप दे सकते हो। तो एक पूर्णांक है तथा Q डज नॉट जीरो है। अब ये Q डज नॉट जीरो क्यों है, अभी मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि मैं चार्ट एक बनाया हूँ, इसके आप देख सकते थे, एक साइड है ऋणात्मक परमेय संख्या, दूसरी साइड है धनात्मक परमेय संख्या। तो ऋणात्मक कौन सी है और धनात्मक कौन सी है, कैसे पहचानेंगे? जैसे देखो यहाँ पे 2, 3/2, 3/2, 1 और 1/2, ये हमारे धनात्मक परमेय संख्या है। अब आ जाए बीच में, क्या है? 0। और उसके बाद है ऋणात्मक परमेय संख्या। ऋणात्मक परमेय संख्या क्या है? -1/2, -1, -3/2, -2, ये आपकी ऋणात्मक परमेय संख्या है। आप संख्या रेखा पर परमेय संख्या भी दर्शा दिया हूँ, ये आपके समझ में आ गया। नोट, Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि अंश का मान है, अंश का मान ऊपर दिया गया है और बटे के नीचे का मान अगर 0 है तो वो परमेय संख्या नहीं हो सकती। एक Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बटे Q का मान, जो भी Q का मान हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है Q डज नॉट जीरो, यानी कि Q बराबर नहीं है किसके? 0 के। तो 0 के बराबर Q नहीं हो सकता है। तो Q का हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज डेट मैं लिख दूं, जैसे P/0 और एक समझाने के लिए लिख दूं P/Q। तो P/Q ये हमारी परमेय संख्या है, लेकिन P/0 ये हमारी परमेय संख्या नहीं है। ये बात याद रखनी, ये परमेय संख्या नहीं है और ये परमेय संख्या है। अब उसके बाद अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे लिखा गया, इसमें दिया भी गया एग्जाम्पल, 1/2 आपकी परमेय संख्या आती है। परमेय संख्या होती है 3/2, -4/5 ये भी परमेय संख्या है, -5/-7 ये भी परमेय संख्या है, √225 ये भी हमारी सबके यहाँ परमेय संख्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका प्रश्नावली है 1.1। परमेय संख्या के बारे में आपको पता चला। परमेय संख्या क्या होती है? ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या बटे के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ जैसे कि P और Q एक पूर्णांक है तथा P 0 के बराबर नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जैसा कि लिखा गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत
उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। अब इसमें कौन सा गुणधर्म है, अब ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे कि -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5, यानी कि ये हमारा कौन सा गुणात्मक हो सकता है, गुणात्मक तत्समक है, तत्समक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक गुणात्मक हमारा तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है। तो लिख सकते हैं इसके आंसर में लिख सकते हैं हम, ब्लू वाली पेन, एक मिनट, चलो इसी पेन से लिख देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गुणात्मक, एक गुणात्मक तत्समक है। एक हमारा क्या है, गुणात्मक तत्समक है। क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे सपोज करते हैं, जैसे -4 है, इधर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा हमारा -4/1, यानी कि इसका बटा 1 कर लूँगा तो ये इसका इसमें गुणा कर दूंगा इसका, तो ये हमारा क्या बन गया, गुणात्मक बन गया। इसका बटा 1 करके मैं गुणा कर सकता हूँ तो हो जाएगा वही -4/5, सेम संख्या वही हो जाएगी। तो इसके लिए एक हमारा क्या है, गुणात्मक तत्समक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक इसके पीछे लिखा गया है और यहाँ पे एक इसके आगे लिखा गया है, इसलिए गुणात्मक है, गुणा किया जा सकता है, इसमें गुणात्मक तत्समक बोल सकते हैं इसको। और अगला है गुणात्मक तत्समक बोल सकते हैं इसको, चूँकि -4/5 और 1 गुणे -4/5 ये हमारा गुणात्मक तत्समक है। अब आगे दिया गया है 13/17, -13/17 और -2/7, फिर कह रहे हैं -2/7 गुणे -13/17, ये क्या हो सकता है, क्रम विनिमेयता है, चूँकि क्रम इसका बदला चुका है, इसे बोल सकते हैं। चूँकि इनको ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता इसलिए बोलते हैं चूँकि इनके क्रमों को चेंज किया गया है। जैसे कि 13 -13/17, फिर -2/7, फिर -2/7, फिर 13/17, चूँकि इनके क्रमों को आगे पीछे करके लिखा गया है तो इसे हम बोल सकते हैं क्रम विनिमेयता। इन्हें क्या बोल सकते हैं, क्रम विनिमेयता, इसका आंसर है, ध्यान से। और इसका आंसर ये था, ये इसका आंसर था। बात इतनी समझ में आई, एक बार आप देख लो पूरा ध्यान से, जो न समझ में आ रहा हो। अब इसका आंसर आप बता सकते हो, इसका आंसर क्या हो सकता है, -1 -19/29, फिर 29/-19 बराबर 1। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, चूँकि देखो दोनों अपान डायरेक्शन में एक दोनों काट देंगे तो कट भी जाएगा, ये बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो इसे हम बोल सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोल सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब जानते हो ना आप लोग, हिंदी तो पढ़े ही हो, हिंदी पढ़े हो तो आता ही होगा। क्योंकि बिना हिंदी जो पढ़ा है, जिसको विलोम आता है वो तो जानता होगा। प्रतिलोम गुणधर्म, इसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि -19/29 और गुणे 29/19 दोनों का डायरेक्शन क्या है? चेंज है। तो इसके लिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? गुणनात्मक प्रतिलोम। और इसको क्या बोल सकते हैं? 13/17 -2/7 बराबर -2/7। फिर इसको इसका क्रम आगे पीछे करके लिख दिया, तो इसे बोल सकते हैं क्रम विनिमयता। चूँकि विनिमय हुआ है इनका, कभी इस नंबर में आगे के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें आगे से 13/-13/17 में हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक ही नंबर है, क्योंकि एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसके लिए इसे हमको गुणात्मक तत्समक बोल दिए। क्योंकि ये आगे से भी कर सकते हैं और पीछे से भी कर सकते हैं। अब ये बात समझ में आई? तो एक बार आप लोग फिर से देख लो पूरा, ताकि आपके समझ में आ जाए। एक बार जो कॉपी में लिखना चाहते हैं वो भी लिख लें, जो कि क्वेश्चन के साथ में लिखा हूँ, सब देख सकते हैं। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 ब्रैकेट के अंदर 6 गुणे 4/3 को रूप में अभिकलन कर सकते हैं, कौन से रूप में हम इसको अभिकलन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? गुणात्मक साहचर्य का रूप, गुणात्मक साहचर्य रूप। गुणात्मक साहचर्य के रूप में इसको हम अभिकलन करते हैं। कैसे करते हैं इसको? इसका आंसर होगा, इसको लिखेंगे गुणात्मक। चूँकि इसमें भी देखो गुणा किया गया है, यहाँ पे भी आगे से गुणा करके लिख रहे हैं, फिर यहाँ बीच में भी गुणा कर रहे हैं, तो इसे हम दे दिए गुणनात्मक साहचर्य। साहचर्य का नियम, साहचर्य, गुणात्मक साहचर्य, साहचर्य गुणधर्म। इसका कैसे होता है? गुणात्मक साहचर्य का रूप जब इसमें किया गया तो इसके आगे जब बराबर करेंगे तो भी उसी डायरेक्शन में होगा। क्योंकि क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऐसा है। अभी 1 मिनट में इसको सॉल्व कर दूँ, उसके बाद बताता हूँ। इसको लिखेंगे गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। तो इसका होता है फार्मूला A/B/C, यानी कि A हमारा हो गया, अब देखना ध्यान से, 1/3 को हम क्या मान लिए? A गुणे, अब ब्रैकेट के अंदर ये भी है ना, तो यहाँ पे दिया गया 6 गुणे 4/3, तो इसको मान लिए क्या हम? 6 को मान लिए B और 4/3 को मान लिए क्या? C। अब इसको बराबर करेंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? बताओ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब B हमारा कहाँ चला जाएगा? B हमारा अंदर आ जाएगा, C हमारा बाहर निकल जाएगा, तो जिसे हो जाएगा A गुणे B, उसके बाद गुणे क्या? C। चूँकि इसमें A बाहर था, इसमें क्या बाहर है? C बाहर है। अब A हम सबका नामांकन किए हैं। अब A हमारा जब बनेगा तो इसको हम क्या बनाएंगे? A को क्या लिखेंगे? 1/3 गुणे 6 हुआ। अब उसके बाद हम, और C क्या है हमारा? 4/3। इसमें देखो क्या है, इसे हम बोला गुणात्मक साहचर्य। सब कुछ नंबर सेम है, बस इसमें साहचर्य एक समान पदों के जो वृद्धि हुई है वो देखो आगे पे, जैसे 1/3, इसमें 1/3 अंदर चला गया, इसमें 1/3 के अंदर है। तो इसे हम इस जो फार्मूला बना है इसको हम बोलते हैं गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। इसके अनुसार ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा। प्यारे बच्चों, एक बार देख लो, आपका चैप्टर 1.1 एंडिंग हुआ, समाप्त हुआ। शायद आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक बार जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं, मैंने साफ साफ लिखा है। एक बार आप देख सकते हो, आपको क्या नहीं समझ आ रहा है वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं।
ताकि बच्चों को दिक्कत ना पड़े लिखने में। यहाँ पे भी आप देख लीजिए एक बार, आपको कुछ ना समझ में आता तो आप समझ सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो।